एक 38 साल की मां पेट्रोल पंप पर बैठकर अपने बेटी को सिखाती कि किस तरीके से तुम्हें औरतों को मारना है, जलाना है, फिर जलाने से पहले उनके गहने को चुरा कर अपने पॉकेट में छिपा लेना है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो महिला है एक सीरियल किलर है। इसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन से ज्यादा औरतों को मर्डर कर कर उन्हें जलाकर राख कर दिया है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से एक 38 साल की महिला बहला फुसला कर आस पड़ोस में रहने वाली औरतों को अपने यहां बुलाती थी, कहती थी हम तुम्हारी मदद करेंगे, और मदद के नाम पर अपने ही नाबालिग छोटे बेटे से कहती थी कि देखो इसके शरीर पर बहुत ज्यादा ज्वेलरी है, तुम इस ज्वेलरी को चुराना है। बेटा पूछा था मम्मी किस तरीके से हम मर्डर करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। मम्मी फिर एक आइडिया बताती थी, उस आइडिया के बदौलत ये इतने दिनों तक मर्डर पर मर्डर करते हुए चले जाते हैं। मोहल्ले में बकायदा पुलिस को एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि अपने आस पड़ोस में किसी को यह ना बताएं कि आप सिंगल हैं। आप एक तरीके से घर पे आपकी इतनी ज्यादा सोना है, ये आस पड़ोस में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां बेटी की इस जोड़ी ने इस तरीके से मर्डर करना शुरू किया कि पूरे शहर में खौफ ज़दा हो चुके थे लोग। ये बकायदा लाशों को अपने स्कूटर या कहें लूना में लेकर घूमते थे पूरे शहर में, मानो इन्हें किसी का खौफ ही ना हो। शरीर को जलाने के बाद सोचिए वो जो लाश होती है किस कदर एकदम दयनीय स्थिति में होती है। उस लाश को उठाते थे, बोरी में ठूसते थे, उस पर रस्सी बांधते थे, फिर अपने लूना पर उसे रखते थे और जंगल में छोड़ कर आ जाते थे। इन्हें लगता था कि कोई इन्हें पहचान नहीं सकता है, कोई इनका पीछा नहीं कर सकता है। और जो मां का जो आइडिया था, जिस वजह से पुलिस भी एक नहीं कई बार चकमा खा गई, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि उस औरत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था कि उसने इतना परफेक्ट मर्डर क्राइम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये है 38 साल की रजिता, वही माँ जो अपने नाबालिग बेटी के साथ मिलकर औरतों का कत्ल कर रही है और फिर उनकी लाश को लेकर अपनी इसी टीवीएस पर शहर भर में घूम रही है। आपको एक एक करके रजिता के सारे सीसीटीवी तस्वीर देखनी होंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरह से वो इन औरतों के कत्ल को अंजाम देती थी। सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। अगर आप समय पर गौर करेंगे तो रात के 8:45 हो रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर दिन देखेंगे तो 8 अगस्त है और दिखेगा कि एक पेट्रोल पंप है। वहाँ पर आपको दो शख्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके हाथ में एक पाइप है जिसके द्वारा वो पेट्रोल भरता है, और बगल में एक दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ है थोड़ी सी दूर पर। वहीं पर ये जो रजिता है, जिसे आप गौर से देखेंगे तो ग्रे कलर का इसने सूट पहना हुआ है, सफ़ेद रंग का इसने दुपट्टा है जिससे मुंह ढकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो नीचे गिर गया है। और तभी आप गौर करिए कि टीवीएस पर वो मौजूद है, यहाँ पर इसके साथ कोई और शख्स मौजूद नहीं है। इसके पास में टीवीएस का जो आगे का एरिया होता है जहाँ पर ये लाश रख के ले जाएगी, वहीं पर रेड कलर का एक बैग जो है वो इसके पास है। ये सबसे पहले इस पेट्रोल पंप पर आती है और शायद पेट्रोल पंप वाले जो शख्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि हो सकता है पेट्रोल पंप वाले ने इसे केन में पेट्रोल देने से मना कर दिया हो। अब यहाँ पर पहले वो उससे कुछ बातचीत कर रही है और कुछ समझाती है, जिसके बाद धीरे से सफ़ेद रंग की जो केन है वो इस रेड कलर के बैग से बाहर निकालती है, उसका ढक्कन को वो खोलती है और आगे की तरफ यानी कि जो पेट्रोल कर्मचारी हैं उनको वो थमाती और देती है और कहती है कि इसमें आप पेट्रोल डाल दीजिए। और आप गौर करिए कि किस तरह से जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है जिसके हाथ में पाइप है, वो उस केन में पेट्रोल भरने लग जाता है। अब आप ये जो पूरी चीज़ें देख रहे हैं, जो पूरी तस्वीर आपने पेट्रोल पंप की देखी, यहाँ पर ये एक मर्डर वेपन तैयार करी है। यूँ समझिए कि लाश को जलाने के लिए पेट्रोल लिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर तो पेट्रोल था जो इसने गाड़ी में भराया और साथ ही साथ अपनी केन में भी ले लिया, क्योंकि इसे आगे पता था कि यहाँ से घर जाएगी, अपने बेटे को गाड़ी पर बिठाएगी और वहाँ पर इसी पेट्रोल को ले जाकर लाश को आग लगा देगी। अब इसके बाद एक और मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये जो औरत है ये अपने बेटे के साथ लाश को लेकर निकल रही है। अगर समय की बात करें तो 10:15 या 10:30 के आसपास का पूरा ये माहौल है। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये वही सिद्धिपीठ के आगे से अगर निकलता है, एक आउटस्कर्ट है, मतलब बाहरी इलाका हो जाता है, जंगल वाला एरिया हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखिए कि एक सुनसान सड़क है, कम ट्रैफिक चल रहा है, तभी एक जो बाइक है वो क्रॉस करके आगे निकलती है और उसके पीछे तुरंत थोड़ी
ही देर पर जंगल वाले इलाके से, यूं समझिए उस गली से, एक जो ये टीवीएस है, यही टीवीएस आ रही है। अब इस टीवीएस पर आप नोटिस करेंगे तो पहले जो मैंने आपको सीसीटीवी दिखाया जो पेट्रोल पंप का था, अगर उस सीसीटीवी को आप गौर करेंगे तो उस वक्त सिर्फ माँ ही मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि येलो रंग की टी शर्ट में एक लड़का बैठा हुआ है जो इस टीवीएस यानी लूना को चला रहा है। पीछे आपको वही महिला दिखाई देगी, 38 साल की रजिता, यानी कि उसकी माँ पीछे बैठी हुई है। और इस टीवीएस में जो बेटा चला रहा है, उसके जांघों के पास का जो एरिया होता है, जो स्पेस बचा होता है, उसके बीच में एक बोरी सी चीज रखी हुई है जिसके अंदर इन्होंने उस महिला की लाश ठूस रखी है। माँ बेटे जानते हैं कि इस वक्त ये रात के अंधेरे में निकल रहे हैं अपनी टीवीएस पर लाश को लेकर। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो टीवीएस है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, रोड को क्रॉस करती है और फिर दूसरी तरफ निकल जाती है। और इसी में अगर आप गौर करने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने जो जांघों का जो एरिया होता है, जहाँ पर पैर रखे होते हैं, उसके पास का जो एरिया है, वहीं पर इन्होंने बोरी में उस लाश को रखा हुआ है जिससे इन्हें ठिकाने लगाने के लिए जाना है। अब धीरे धीरे ये गाड़ी जैसे जंगल के पास पहुंचती है टीवीएस, वहां पर भी आप देखेंगे, क्योंकि ये माँ बेटे जानते थे कि अगर किसी सुनसान इलाके में, जंगल के एरिया में जा रहे हैं और अगर इन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट यानी कि जो लाइट है वो जलाकर रखी तो किसी की भी नजर इन पर पड़ सकती है। सुनसान इलाका है, बगल में रोड बनी हुई है, सड़क से अगर कोई भी राहगीर गुजरे या रात में कोई भी कार या गाड़ी गुजर रही है और वो अगर नोटिस कर लेगा उस लाइट को तो इनकी पोल खुल सकती है। ये भूल गए थे कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है और इनकी पोल खुल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी चालाकी करते हैं कि अपनी हेडलाइट बंद कर लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटे मिलके वो बोरी उसे निकालते हैं, उस लाश को निकाला जाता है। पेट्रोल ये अपने साथ लेकर गए थे और उसी पेट्रोल को डालकर, मतलब उस बॉडी पर पेट्रोल को डाला जाता है, जंगल के बीचों बीच आग लगा दी जाती है उस लाश को, ताकि कोई भी शिनाख्त ना कर पाए, कोई भी पहचान ना पाए। और ये दोनों माँ बेटे इसी तरीके से हैदराबाद की सड़कों पर इस तरह से वारदात को अंजाम देते रहे और खूब रुपए पैसे कमाते रहे। अब आग लगाने के बाद, मर्डर कर देने के बाद, जो भी पूरी वारदात थी उसको छुपा देने के बाद, सारे सबूतों को, सीधे तौर पर इनकी गाड़ी अगर आप नोटिस करेंगे तो 11 बजे के आसपास, 11:15 के आसपास वहां से निकलती है जंगल वाले एरिया से और फिर से सड़क के एरिया में दिखाई देगी और उसी जिस गली से लोग आए थे उसी गली में फिर से दोबारा चले जाते हैं। बेटा जो है वो इस टीवीएस चला रहा है, माँ पीछे बैठी है और इस वक्त इनकी गाड़ी पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ये जो आपने सीसीटीवी की सारे सबूत देखे, सारी चीजें देखी, इससे ये दिख रहा है किस तरह से एक माँ जो है वो पहले पेट्रोल भरवा रही है, फिर अपने बेटे को लेती है, लाश को रखती है, फिर लाश को ठिकाने लगाने जाती है, फिर वापस आ जाती है। लेकिन शुरुआत में जो आपने तस्वीर देखी, एक जिसमें वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही है, पैसे भी दे रहे हैं, तो आखिरकार ये जो माँ है, जो 38 साल की रजिता है, इसके पास पेट्रोल भरवाने के पैसे कैसे आए, उसकी इसने क्या तरकीब निकाली, तो उसके लिए एक और तस्वीर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ज्वेलरी शॉप की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि ये जो माँ है, जो रजिता है, ये शॉप पर मौजूद है, अपने बैग निकालती है, बैग से कुछ चीज़ें चेक कर रही है और वहाँ पर इसे मिलता है कुछ गहना। उन गहनों को वो निकालती है और सीधे तौर पर दुकानदार को थमा देती है, क्योंकि ये वहाँ पर ये ज्वेलरी को बेचने गई थी। वो ज्वेलरी जो इसने बाकी औरतों से लूटी थी, यानी जिसका कत्ल किया था, उसी की ज्वेलरी को इसने लूटा और फिर उसी को ये दुकानदार को बेचने गई है। ये उन्हें थमाती है और साफ तौर पे बताती है कि आप दाम लगा लीजिए, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं वो भी उसे परखने की कोशिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि माल असली है कि नहीं है, सोना कितना कैरेट का है, क्या भी सारी चीज़ें वो भी चेक करते हैं और इसके बाद बाकायदा उसे पैसे दिए जाते हैं और वही पैसे लेकर वो सीधे तौर पर बाद में पेट्रोल पंप जाती है, पेट्रोल भराती है, फिर पूरा जो मैंने आपको उस तरीका समझाया कि कैसे उस लाश को ठिकाने लगाती है। अब ये जो माँ बेटे की जोड़ी है आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आती कैसे, क्योंकि जब हैदराबाद पुलिस को लगातार एक नोटिस जारी करना पड़ता है, हर किसी को बताना पड़ता है कि शहर में इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, महिलाएं जो गहने पहनकर चलती हैं वो सेफ नहीं है, चेन स्नैचिंग हो रही है, आपको बचने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये दोनों पकड़े कैसे गए? तो दरअसल 8 अगस्त की जो मैंने आपको सारी तस्वीरें दिखाई, चाहे वो पेट्रोल भरवाने की हो, ज्वेलरी बेचने की हो, चाहे वो लाश को ले जाने की हो टीवीएस पर, ये सारी की सारी जो आपने तस्वीरें देखी ये 8 अगस्त की हैं। और 8 अगस्त को ही पता लगता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जो जंगल है उसके बीचों बीच आग लगी है और हर किसी को लगता है कि शायद किसी महिला की जो लाश है वो जलाई जा रही है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें दिखता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जो अधजली सी है, जल गई है, चेहरा जला हुआ है, पैर जल चुके हैं, उनका जो सीने का एरिया वो भी पूरी तरह से जल चुका है। अब ऐसे में पुलिस की टीम ये जांच पड़ताल करना चाहती है कि वो शख्स है कौन, क्योंकि सब पहले देखने में समझ नहीं आ रहा था कि महिला है या पुरुष। लेकिन जब शुरुआती जांच पड़ताल होती तो पता लगता है एक महिला की बॉडी है,
पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता लगता है उनकी उम्र 45 के आसपास है। इसी दौरान पता लगता है कि एक औरत जो है जिनका नाम अतिकम विजया है, 45 साल की, वो मिसिंग भी है। तो पुलिस जब सारी चीज़ की पड़ताल करती है तो पता लगता है कि जो जला शव मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि अतिकम विजया का ही शव था। अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिरकार ये महिला यहाँ कैसे आई, वो पूरा शहर है उसके बाहरी इलाके में कैसे आ गई, जली हुई लाश कैसे मिली, क्या हुआ। तो पुलिस चेक करती है कि उस एरिया में कई सारे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और जो जंगल का खासकर एरिया था उसके आसपास भी उन्हें दूर दराज एक सीसीटीवी मिल जाता है। तो वो देखते हैं कि एक टीवीएस है जिसका उन्हें नंबर दिखता है, उस पर दिखता है कि एक आदमी यानी एक लड़का और एक महिला जो है वो उतरते हैं और बोरी से कोई चीज़ निकाल कर वो अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। अब पुलिस को डाउट यहीं से होता है कि हो ना हो इस बोरी के अंदर लाश थी। अब वो उन्हें ट्रैक करना शुरू करते हैं। तो जो जैसे मैंने आपको शुरुआत से लेकर सीसीटीवी दिखाया, पुलिस जो है वो उल्टा सीसीटीवी देखना शुरू करती है, मतलब जंगल के पास का देखा, फिर उसके पीछे, और ऐसे करते करते वो भी जब पूरा उस 8 तारीख का सीसीटीवी फुटेज देखते तो उन्हें दिखता है कि टीवीएस पर वो बोरी रखकर कोई ले जा रहा है, सड़कों के बीच घूम रहा है। एक लड़का और एक महिला है, वो जंगल में रोकते भी हैं, उसको खींच कर भी ले जाते हैं। तो उन्हें डाउट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से उस सारी चीज़ों से पता लगता है कि टीवीएस है किसकी। और इसी आधार पर पुलिस जो है वो एक ग्रोसरी शॉप पहुंच जाती है। ग्रोसरी शॉप किसकी थी? उसी रजिता की जिसने ये सारे कत्ल किए थे। जब उस तक पहुंचा जाता है, उसको चीज़ें दिखाई जाती है, पहले वो आनाकानी करती है, हर चीज़ें मना करती है, उसके बेटे से पूछताछ होती है, उसको भी गोल गोल बातें घुमाता है क्योंकि वो नाबालिग भी था, लेकिन पुलिस किसी तरीके से उसको फंसा लेती है और फिर बेटे के द्वारा सारी कहानी पुलिस को पता लगती है। और फिर माँ बेटे की इस जोड़ी को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो पता लगता है कि इन्होंने 45 साल की अधिकम विजया का कत्ल किया। वो उनके घर पे जब ग्रोसरी शॉप पर आई हुई थी, वहाँ से कुछ सामान लेती है, बहाने से वो विजया को अपने घर बुलाती है, उसका गला दबाती है और गला दबाने के बाद जो भी उसने सोने के गहने, ज्वेलरी या जो भी कुछ पहना था वो सारी चीज़ें अपने बेटे को देती है कि इसे रख लो, और बाकायदा रात होने का इंतज़ार करती है। और उसके बाद जैसी जैसी चीज़ें आपने देखी कि आराम से लाश को लेकर निकल कर जंगल में जाके आग लगा देती है। ये पूरी कहानी पुलिस के समझ में आ गई थी। लेकिन जैसे ही ये जो रजिता है, जब इसके क्राइम कुंडली यानी जब इसकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करती है पुलिस, जब एक एक चीज़ें पीछे जाती है, उसकी हिस्ट्री में जाती है, तो पता लगता है कि इसने सिर्फ एक ही कत्ल नहीं किया बल्कि ये 2 और औरतों को मार चुकी है। मतलब अपने बेटे के साथ मिलकर 3 महिलाओं का कत्ल कर चुकी है। साथ ही साथ ये कई महिलाओं को इस तरह से टारगेट कर रही है। इसके आने वाले समय में और भी ऐसी महिलाएं टारगेट थी। बाकायदा एक मास्टरमाइंड प्लान इसने बना रखा था, एक फुल प्रूफ प्लान बना रखा था ताकि ये कभी भी पुलिस की गिरफ्त में ना आए। अब आप आगे जानिए कि आखिर किस तरह से ये जो रजिता है और उसका बेटा महिलाओं को टारगेट करते थे, और ये जो विजया जिसका कत्ल किया गया है और बाकी जिन महिलाओं का कत्ल किया गया उनको इसने टारगेट क्यों बनाया, और आखिरकार जब इसके सारे राज खुले तो पुलिस को क्या क्या चीज़ें इसके घर से मिली। रजिता बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहती थी और इसलिए उसने अपने पति को भी मारने की कोशिश की थी। मकसद ये था कि पति के मरने के बाद जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सारे पैसे इसके नाम पर हो जाएंगे और उसकी बच्चे और उसकी जिंदगी खुशहाल चलेगी। लेकिन पति की मौत होती नहीं है, पति और रजिता दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद उनका जो प्लान था जल्दी अमीर होने का वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। पति को तो मार नहीं सकी, इसे लगा कि पति को मारने के बाद हर कोई उस पर शक करेगा और अपने पहले क्राइम में फेल हो चुकी थी। इसलिए इसने सोचा कि मुझे अगर क्राइम करना है और मेरे बच्चे और मैं खुद ना फंसूं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और इसलिए इसे अपना जो शिकार बनाना शुरू किया, ऐसी औरतों को शिकार बनाना शुरू किया जो अकेली रहती हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, और जो तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। मकसद ये था कि अगर वो उन औरतों को मारेंगे और जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो हर कोई इस तरीके से सोचेगा कि इनके पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, हो सकता है इनके रिश्तेदारों ने कोई प्लान बनाकर उस औरत को मौत के घाट उतारा हो और इन तक कभी जांच की आंच नहीं आएगी। और इसलिए जब ये अतिकम विजय जो 45 साल की हैं उन्हें अपना टारगेट बनाती हैं 8 अगस्त को, तो इनके पास भी जमीन की जो प्रॉपर्टी थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन्हें पता लग चुका था कि लैंड डिस्प्यूट चल रहा है इनके रिश्तेदारों और इनके बीच में। और क्योंकि ये अकेली थी तो इन्हें समझ में आ चुका था कि अगर ये इनको रास्ते से हटाती हैं तो शक किस पर जाएगा, क्योंकि बातचीत मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी मोडस ऑपरेंडी काम करती है। तो इनको साफ साफ पता था कि अगर ये इन्हें मारेंगे तो रिश्तेदारों पर सीधा आरोप जाएगा और इसलिए ये सबसे अच्छा शिकार थे इनके लिए। अब यहां पर रजिता और उसका जो बच्चा था
अब बेटा था वो मारकर जलाकर गहने लूट लेते हैं। इसके बाद जब पुलिस कुंडली खंगाल रही थी तो पता लगा कि 28 मई, सोचिए ज्यादा दिन बीता नहीं था, 2 महीने पहले भी लगभग लगभग उन्होंने कुंता रेखा को मार डाला। अब कुंता रेखा के पास क्या था? कुंता रेखा एक तरीके से उनके पास सोने जेवरात तो थे ही, लेकिन वो अक्सर इंस्टाग्राम और तमाम जगहों पर अक्सर एक्टिव भी रहती थी, उनके कुछ फोटोज और वीडियोस भी थे। अब ये जो मैडम है, इन्हें लगा कि इसे लूटना है। मतलब जो महिला है वो अकेली रहती है लेकिन इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। अब यहां पर इसने जो जांच पड़ताल की, इसे ये पता लगा कि ये जो महिला है इसके कई ज्यादा सोशल मीडिया पर इसके रिलेशन चल रहे हैं। अब इसे लगा कि अगर ये इसे मारेगी तो शक किस पर जाएगा? जिसके साथ इसका रिलेशन चल रहा है, इसके मल्टीपल रिलेशन चल रहे हैं, तो पुलिस का शक भी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे जाएगा जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस महिला के साथ कनेक्टेड हैं, और किसी का शक इस पर नहीं जाएगा कि इस महिला को इन्होंने मारा है। और ये जो प्लान था कामयाब भी होता हुआ चले जाता है। इसी तरीके से तीसरी औरत को भी जून 2025 में, अन्नापूर्णा है, उन्हें भी ये मार चुकी थी। जो उनका जो घर था, जो डबल बेड में जो सो रही थी, घर पर जाकर ये आग लगा देती हैं। मकसद साफ था कि ये अकेले रहती हैं। अब ये जो मकसद है, जांच जो रिसर्च जो ये लोग करते हैं, इनकी खुद की दुकान भी है, ये चाय की दुकान पे जाके बैठती भी हैं। चाय की दुकान में क्या होता था कि जैसे ही चाय की दुकान में जाके बैठे तो आसपास जितने भी लोग रहते थे वहां पे आकर बैठते थे, कुछ खा रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, तो वहां पर बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो जाता था। 15 से 20 दिन तक ये उस चाय की दुकान पर बैठकर ये देखते थे कि कौन सी महिला उस रास्ते से गुजर रही है। उस महिला पे ये टिप्पणी करती थी, कमेंट करती थी। फिर चाय वाला बातों ही बातों में, आसपास में जितने भी लोग रहते थे, वो खुद ब खुद उस महिला के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते थे। अब ये जो मैडम है, ये एक तरीके से बार बार पोक कर करके अलग अलग तरीकों से उस महिला की जानकारी निकालना शुरू कर दी थी। अच्छा भैया वो कहाँ पे रहती हैं? अरे आप तो बता रहे कि उनका रिलेशन चलता है, किस तरीके की औरत है? बातों ही बातों में बहला फुसला कर उसकी सारी जानकारी, उसकी जो जिंदगी से जुड़ी हुई है, ये इकट्ठा कर लेती थी। उसके बाद बेटी को ड्यूटी पे लगाया जाता था कि देखो ये जो महिला है इसके साथ ये किससे मिलने जा रही है, कब इसका घर खाली हो रहा है। तो हर एक चीज का मुआयना करने के बाद मैडम खुद एक तरीके से रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये रात को बैठते थे माँ और बेटे, और फिर फैसला करते थे कि किस तरीके से हमें उस घर पर जाकर डकैती करनी है, चोरी करना है, उस महिला को मौत के घाट उतारना है। चोरी तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो इनका जो बार बार मन करता था कि जिस किसी को भी लूटेंगे उसे इस दुनिया का अगला सूरज देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए ये बार बार चोरी डकैती करने के बाद उन महिलाओं को मौत के घाट उतार देते थे। अब जब इन्होंने आखिरी मर्डर जो किया उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें चुराई? 5.6 तोला, मतलब 1 तोला 10 ग्राम होता है, लगभग 56 ग्राम का सोना, 53 तोला मतलब लगभग लगभग एक तरीके से 5 किलो के आसपास, या 5 माफ कीजिएगा 500 ग्राम जो चांदी, 1 लाख का कैश, 2 मोबाइल फोन, और कुल मिलाकर जो कैश जो इकट्ठा हुआ था इनके पास जो आखिरी में था वो 10 लाख रुपए थे। मतलब एक महिला को मारो और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लो। ये जिस ज्वेलरी को ले जाकर ज्वेलर को बेचते थे, उसी के पैसे से जो पैसे मिलते थे उसे पेट्रोल भरवाते थे, उसी पेट्रोल में जो लूना में डलती थी उसी से पेट्रोल को निकाल कर उस महिला को आग लगा देते थे। तो इस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी काम करती थी। आप ही की लूटे हुए पैसे से उसको बेचते थे, फिर उसी पैसे से पेट्रोल खरीदकर आप ही को जला देते थे। तो इस तरीके से इनके जेब पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। ये हर एक मर्डर को अपना बिजनेस मान रहे थे, हर एक मर्डर को ये सोचते थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी जो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल वाटर टाइट एक तरीके से केस बना देते थे, और इन्हें लगता था कि बच्चों और एक अकेली महिला पर कौन शक करेगा। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये एक के बाद एक कई कत्ल करते हुए चले जाते हैं। बार बार इनका मकसद यही था कि फटाफट अमीर बनो, अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल सुधारो, मेहनत कम करो, और लोगों का मर्डर कर कर उनके खून पसीने की जो कमाई थी उससे अपने आप को अमीर बनाओ। एक रात की मेहनत, 2 घंटे की मेहनत और 10 लाख की कमाई इन्हें इस लालच में इतना लेके डूबी कि जुर्म की दुनिया में इस तरीके से खोए कि उस जुर्म की दुनिया से कभी भी बाहर नहीं आना चाहते थे। उस बेटी की सोचिए जो अब जुवेनाइल एक तरीके से
कस्टडी में है, वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। मां जो 38 साल की, जिसने अपने बेटे को कत्ल करना सिखाया है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखाया है, वो तो सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब वो लड़का बाहर आएगा तो सोचिए क्या उसने तौर तरीके पैतरे सीखे नहीं होंगे। वो खुद बोलेगा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि किस तरीके से मर्डर करना है। तो क्या जो समझ होती है 16-17 साल के जो बच्चों की जो समझ होती है, हम उन्हें नाबालिग बोल देते क्योंकि कानून की अपनी अपनी धाराएं हैं, लेकिन 16-17 साल के बच्चे अगर किसी को जाकर मर्डर कर रहे हैं, उसकी लाश को जला रहे हैं, तो हम उनसे ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो नाबालिग है, ना समझ है। क्योंकि 16-17 साल की उम्र में हर कोई समझ जाता है कि उसे क्या करवाया जा रहा है। बिल्कुल ना समझ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना देगा। और जिस तरीके से इस केस में नाबालिग बच्चा आज नहीं तो कल छूट भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस पर नजर रखने की जरूरत है आने वाले भविष्य में। और हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। आस पड़ोस में आप किससे क्या बात करते हैं, किससे क्या जानकारी साझा करते हैं, किसको आप क्या चीजें बताते हैं, सोचिए। कातिल उन्हीं की बीच पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने दिमाग में खुराफाती प्लान बना लेता था कि जो इसकी मुंह से जो जो चीजें निकल रही है, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। इसकी एक एक बातें किसी की मौत को कितना ज्यादा करीब लेकर जा सकती है, उस कातिल ने अपने दिमाग में हर एक चीज बना रखी थी। तो कुछ इस तरीके से इस महिला को लगा कि इतने महीनों से मर्डर कर रही है, पकड़े नहीं जाएगी, एक और मर्डर सही, लेकिन इस बार उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। बेटा और मां सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आने वाले वक्त में बेटा छूट भी जाएगा, लेकिन वो एक ट्रेंड कातिल बन चुका होगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।